सो इलेक्ट्रिक करंट की बेसिकली सेम डेफिनेशन है जो आईजीसीएसई में या ओ लेवल्स में जो भी है, आपने पहले से कर रखी है। और यूनिट तो इसका चैप्टर 1 में भी हमने डिस्कस किया था, एम्पेयर। अच्छा, एम्पेयर जो है वो बेस यूनिट होता है, ये आपको याद होगा चैप्टर 1 में किया था। मतलब ये किसी से मतलब ड्राइव होकर नहीं आया, ये खुद एक बेस यूनिट है। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक याद रखनी है, अक्सर वो पूछ लेते हैं बेस यूनिट्स का। तो हम एम्पेयर को समझते हैं कि ये ड्राइव यूनिट है, ये ड्राइव नहीं है, ये बेस यूनिट ही है बेसिकली। ठीक है, तो इसको बेस यूनिट में काउंट करेंगे। और स्केलर क्वांटिटी होगी करंट की, स्केलर क्वांटिटी। और इसके अलावा एक चीज और आपको याद होगी कि इसमें हम दो डायरेक्शंस बेसिकली फ्लो के लिए कंसिडर करते थे। एक कंसिडर करते थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसे कन्वेंशनल करंट कहते थे, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव की बात होती है तो उसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते थे। तो कन्वेंशनल करंट, इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए बस शॉर्ट की पॉइंट्स लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें आपको आती हैं और इसमें कोई ऐसी डिटेल नहीं है कि जो बहुत मुश्किल हो समझने में। इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो नाम से ही आपको आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर वो करंट के बारे में कुछ भी ना बताएं कि कन्वेंशनल है या इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो हम कन्वेंशनल कंसिडर करेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए वो स्पेशली आपसे जब कहेंगे तो कंसिडर करना होता है। ठीक है, वरना हम कन्वेंशनल को फॉलो करते हैं हमारे सारी डायग्राम्स और कॉन्सेप्ट्स में। उसके अलावा करंट को फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था हमने, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और डायरेक्ट करंट का भी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था कि जब आपके पास करंट की डायरेक्शन सेम हो या एक सिंगल डायरेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। तो इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, एंड व्हेन इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन सो इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम बनाते थे छोटी सी, तो वो भी इधर मार्क कर लेते हैं क्योंकि ए लेवल्स में आपको पता है कि माइनर डिटेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, मोस्टली इन एमसीक्यूज। अच्छा, यहाँ पर जो है वो करंट के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। अगर आपके पास करंट को वाई एक्सिस पर मार्क किया है तो लेट्स सपोज करंट इज ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस। और लेट्स सपोज जैसे डायरेक्ट करंट है तो उसमें सेल और बैटरी की एग्जांपल आती है, क्योंकि सेल और बैटरी में क्या होता है कि सेल और बैटरी में जो चार्जेस स्टोर होते हैं वो सेल या बैटरी से सर्किट की तरफ चले जाते हैं। सर्किट से वापसी कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो सर्किट सिर्फ इनपुट लेता है, वो आउटपुट में मतलब सेल को कुछ नहीं दे रहा होता। ठीक है, ना बैटरी को। तो इसलिए ये वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट में, ये डीसी का काम कर रहे होते हैं। बेसिकली सारे चार्जेस इनकी तरफ से आगे चले जाते हैं, पावर बैंक है लेट्स सपोज,
तो पावर बैंक में आपको पता है एक वैल्यू लिखी होती है 5000 mAh एक्सेट्रा। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि इतना जो है वो इसमें स्टोरेज होगा चार्जेस का। तो वो सारे चार्जेस जब हम कंज्यूम कर लेते हैं तो फिर उसे फिर नए चार्जेस उसमें स्टोर करते हैं। तो ये सारा पैटर्न होता है बेसिकली। और अगर इसकी, अच्छा इसमें क्या होता है कि वैल्यू चेंज भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, उससे कोई हमारा इतना मेन कंसर्न नहीं है। तो इसलिए हम दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से करंट, करंट और टाइम। तो पहले ग्राफ में वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक जैसी चल रही है। दूसरे में चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से। ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल्टरनेटिंग करंट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें, अब ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा कि डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर 1 सेकंड की बात करें, तो 1 सेकंड में से हाफ सेकंड लेट सपोज वो फॉरवर्ड है, तो अगले हाफ सेकंड वो बैकवर्ड होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाओगे तो अगेन इसमें भी वैल्यूज जो है वो सेम हो सकती हैं, वेरिएबल हो सकती है, उससे हमारा भी कंसर्न नहीं है। वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं हम उसे। लेकिन अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो करंट, टाइम, करंट, टाइम, नेगेटिव करंट। तो नेगेटिव करंट का मतलब है डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको ऐसे भी मिल सकती है, यानी कंटिन्यूसली वैल्यू में चेंज आ रहा है। और लेट्स सपोज अगर वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा तो एक वैल्यू पर रहते हुए फॉरेन डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर थोड़ा सा टाइम कंटिन्यूसली वो चली वैल्यू, फिर वो ऊपर आ गई डायरेक्शन चेंज। तो इस तरह से आपके पास एक फिक्स वैल्यू पे रहते हुए भी ये काम हो सकता है। ठीक है, तो ये दो रिप्रेजेंटेशंस का मतलब यही है कि आपके पास कंटिन्यू भी हो सकती है वैल्यू चेंजिंग, और फिक्स वैल्यू भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। और फर्दर इसके बाद अगर हम देखें, अब आपने ये जो करंट और टाइम का ग्राफ बनाया है, ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, सिर्फ नेगेटिव को अभी इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव का काम नहीं है फिलहाल। वो डायरेक्शन जब लेंगे तो तब की तब देखेंगे। तो फिलहाल जब आप करंट और टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? अगर हम करंट और टाइम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको रिजल्ट में कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व अगर बनाते हैं, लेट्स सपोज अगर आप इसी फर्स्ट वाले ग्राफ को कंसिडर कर लो, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और इस रेक्टेंगल में
जो वैल्यू होगी वो आई होगी और टी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करें तो आपको एरिया में क्या कहते हैं चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। Q इक्वल्स टू आई टी। तो अगर कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पूछेंगे तो खैर अब तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने प्रीवियस जितनी भी फोर्सेस और मोमेंटम की नॉलेज पढ़ी है उससे आप देख सकते हो कि जब ग्रेडियंट होता है तो आपको पता है रेशियो निकालते हैं y/x। और उसके अलावा अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो तो एरिया अंडर द कर्व में आपको पता है कि जो भी शेप होती है वो आप यूज़ करते हो, और क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है बेसिकली, चाहे ट्राइंगल हो चाहे रेक्टेंगल हो, क्वांटिटीज जो है वो मल्टीप्लाई होती है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें जो नया कॉन्सेप्ट है ना वो करंट के बारे में, वो न्यू है। मतलब उसका फॉर्मूला आपको एग्जाम पेपर में लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट के नाम से ही, लेकिन वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ठीक है, उसे मीन ड्रिफ्ट स्पीड के टॉपिक से भी मतलब हम लिख सकते हैं, और मीन ड्रिफ्ट स्पीड करंट की वैल्यू तो डिफरेंट फॉर्म्स उसकी होती हैं। और सिंपल इलेक्ट्रिक करंट भी आप कह सकते हो, क्योंकि उसकी इक्वेशन होती है आई इज इक्वल्स टू NA/VE। तो बेसिकली ये करंट ही बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सो दिस इक्वेशन शोज यू अबाउट अनदर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन शॉर्ट। और इसमें ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर डेंसिटी को, और ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, और तीसरा जो है वो मीन ड्रिफ्ट स्पीड है। अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, इससे पहले ये हमने कभी नहीं देखा। और ई जो है वो नॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी जगह क्यू भी लिखा हो सकता है, इसका मसला नहीं है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ही होगा। ठीक है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं नंबर डेंसिटी क्या है। अब नंबर डेंसिटी जो है वो नाम से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि डेंसिटी था मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन होगा। मतलब वहाँ पर तो मास लेते थे, यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज अपॉन समथिंग होगा, मे बी चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है। तो नंबर डेंसिटी को अगर आप एक्सप्लेन करोगे, तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, आप अगर उससे रेफरेंस से याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा। सो नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं बेसिकली, अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास एक यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वो इक्वल होंगे, वो वैल्यू इक्वल होगी नंबर डेंसिटी के बेसिकली। और ये इक्वल हो जाएगा N/N/V। कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल, और वी रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंपल सी न्यू क्वांटिटी ऐड हो गई इलेक्ट्रिसिटी में।
अच्छा, अब ये तो नंबर डेंसिटी को हमने डिफाइन कर लिया, क्योंकि ये हमारे पास एक न्यू आइडिया था, तो इससे पहले हमने कभी देखा नहीं इस चीज़ को, तो इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई। और अगर डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में इसकी, तो आप लिख सकते हो आराम से, मुश्किल नहीं है। अच्छा, बेसिकली मीन ड्रिफ्ट स्पीड का ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा रीज़न है। इसमें होता क्या है कि अब आपके पास जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है, तो अभी तक हम ये पढ़ते आए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस होगी उसमें, रेजिस्टेंस की वजह से चार्जेस जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगे, तो करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये सारे फैक्टर्स थे। ठीक है, अब फर्दर इसको अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में ऑब्जर्व करो, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में ऑब्जर्व जब करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो मटेरियल है उसके अपने भी तो एटम्स होंगे। मतलब अगर सिल्वर है, कॉपर है, तो उनके अपने भी जो है वो एटम्स होंगे। और डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रेजिस्ट करेंगे। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और इसकी वजह से ड्रिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जिस तरह नॉर्मल कार ड्रिफ्टिंग होती है, तो उसमें भी आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब वो जैसे शार्प टर्न लेते हैं वहाँ पर, तो टायर और रोड के बीच में जो है वो फ्रिक्शन होती है। ठीक है, और उस फ्रिक्शन के रिजल्ट में जो है वो आपको वो कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट में भी मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हमने अप्लाई करनी है बेसिकली, और इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। मीन ड्रिफ्ट स्पीड, तो अगर मीन ड्रिफ्ट स्पीड की बात करें, तो एक चीज़ तो ये कि मीन का वर्ड क्यों यूज़ किया। मीन का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सब एक जैसी स्पीड से मूव नहीं करेंगे हर वक्त, तो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होगा, तो हम उनकी एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं कि ये इस स्पीड से मूव कर रही है। तो जो मीन टर्म है, तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम स्पीड। और दूसरी बात ये, द कैलकुलेटेड वैल्यू इज एन एवरेज वैल्यू। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि मीन का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया, और दूसरा जो है वो ड्रिफ्ट। स्पीड तो हमें बताइए स्पीड क्या चीज होती है, तो दूसरी टर्म जो है वो ड्रिफ्ट का वर्ड जो है वो यूज किस वजह से कर रहे हैं। तो जो ड्रिफ्ट का वर्ड है वो यूज करने का रीजन ये था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत स्मूथली फ्लो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो स्मूथली, बट ड्रिफ्ट फ्रॉम देयर प्लेसेस। तो बेसिकली होगा क्या कि इनकी मोशन जो है वो एटम्स जो हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी वजह से डिस्टर्ब होगी। देयर मोशन इज हिंडर्ड बाय एटम्स
एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से जो है वो हमने ड्रिफ्ट का वर्ड यूज किया है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो इसमें ये है कि ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये ड्राइव करने को आ सकता है। ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, और डेरिवेशन करने के बाद जो है वो फिर इसमें जो फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करो तो इलेक्ट्रिक करंट वैसे अभी सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली मिल रही है। लेकिन अगर आप इसमें से वोल्टेज की बात करोगे तो वोल्टेज वाला टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर वोल्टेज का रेफरेंस देखेंगे। तो फिलहाल अभी इसकी डेरिवेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी डेरिवेशन की बात करो, तो डेरिवेशन में क्या होगा कि सबसे पहले हम इसे इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक कंडक्टर होगा, ठीक है, उसके थ्रू करंट पास हो रहा है, सिंपल, कोई इसमें इतना अभी लॉजिकल अप्लाई नहीं करनी चीज़ें। और करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी से। और अभी आपको एक चीज़ नॉर्मली पता है कि अगर आपने टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो एन ई से। मतलब अगर आपने चार्ज फाइंड आउट करना है टोटल, तो वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से फाइंड आउट होता है। ठीक है। ये बेसिकली आईजीसीएससी में भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने आपसे पूछे थे, तो उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होता है। उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है लेट सपोज, तो अगर 1000 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज क्या बनेगा, तो सिंपल आप 1000 को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज बता दोगे। सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है। तो बेसिकली अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ये फॉर्मूला है जो ड्राइव कर रहे हैं इसमें चार्ज है ही नहीं। तो चार्ज हमें चाहिए ही नहीं, तो चार्ज को इसलिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है किसी और से। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी ये चेंज होकर एन ई ओवर टी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये एन ई ओवर टी हो गई, और एन ई ओवर टी होने के बाद फिर अभी हमने एक चीज देखी, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी में भी तो एन आ रहा था कैपिटल, तो अब हम उसे इंक्लूड करेंगे। और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये कैपिटल एन की वैल्यू अब हमारी जो येलो इक्वेशन हमने लिखी थी अगर उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी एन वी ओवर टी। फर्दर आगे अगर देखें तो ये जो वी है वी, ये वॉल्यूम है, क्योंकि अभी नंबर डेंसिटी में हमने वॉल्यूम लिखा था। ठीक है। तो इस वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि ये इक्वल होगा बेसिकली एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ के। मतलब इसमें 3 डायमेंशन होंगी, तो एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एरिया की वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम की नहीं। तो अब इसे फर्दर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आई इज इक्वल्स टू एन ओवर टी। ठीक है। अब बस इसमें थोड़ी सी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप ओरिजिनल फॉर्मूला देखो तो स्मॉल एन आ चुका है, ए की वैल्यू आ गई है, ई की वैल्यू आ गई, अब सिर्फ वी की वैल्यू चाहिए। अच्छा, वी स्पीड है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप यहाँ पर दो चीज़ों को फोकस करो, यानी लेंथ और टाइम को, तो लेंथ और टाइम का मतलब ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कंडक्टर की जो भी लेंथ होगी वो कवर करने में जितना टाइम लगेगा तो वो स्पीड हो जाएगी। तो लेंथ अपॉन टाइम। तो एल और टी को अगर हम इंडिविजुअल देखें तो ये इन शॉर्ट स्पीड के इक्वल है। ठीक है। एल ओवर टी इज इक्वल टू द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। इसका मतलब ये हुआ एल और टी को कंबाइन करके वी के इक्वल लिख देंगे।
और फाइनली ये इक्वेशन आपके पास ड्राइव हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये सिंपल सी इक्वेशन की डेरिवेशन है और इलेक्ट्रिक करंट का ये कॉन्सेप्ट है। और अगर कहीं इलेक्ट्रिक करंट अब आपको रिक्वायर्ड हो कैलकुलेट करना है, तो एक और ऑप्शन आ गया आपके पास, आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी की जगह पर। अब आप ये भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट बनती है क्वेश्चन में कि आप ये क्वांटिटी यूज कर सकते हो, तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी जो इसमें अब स्पीड के फैक्टर्स हैं, तो स्पीड के फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करना होंगे और फिर हम जाएंगे वोल्टेज की तरफ। ठीक है।